हरे कृष्णा। तो क्या हाल हैं आपके? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का क्या मतलब है? घटना। ठीक है। वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप सालों से पढ़ पढ़ के हो गए हो। देखो, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा यार। पूरे साल मेहनत की है तो 2-4 महीने और कर लो, सारी चीज़ें अच्छी होगी। ओके। तो हमारा टॉप हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्या? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों टॉपिक हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, पढ़ चुके हैं। जो डिपेंडेंट किस पे होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ओके। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो वो टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। जो आप बताते हो वो क्या एक्चुअली टेम्परेचर है ना। और डेफिनेशन ये है। ठीक है। तो अगर जो हम इसको समझना चाहें तो जैसे मान लो फ्रीजिंग डिप्रेशन को, सपोज वाटर है हमारे पास, प्योर वाटर। ठीक है। तो अगर जो इस वाटर का हमें पता है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर जो हमने इसमें NVS ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा? अब ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से घट के कुछ हो जाएगा, मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ये जो डिक्रीज आया 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस वाटर के फ्रीज होने का, वही क्या है इसका? बताओ। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में क्या कि सॉलिड के वेपर्स बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। कभी आपने आइसक्रीम खाया होगा तो वहाँ पे आपको क्या दिखा होगा? उसके वेपर्स निकलते हुए। या फिर आप क्या करो, एक ड्राई आइस ले लो और ड्राई आइस के ऊपर क्या करो, हल्का सा वाटर छिड़क दो। आपको दिखेगा एकदम बहुत सारा फोम निकलता हुआ, है ना, झाग जैसा या धुआं जैसा निकलता हुआ। और ये आपको ड्राई आइस आसानी से, जो आइसक्रीम वाले भैया आते हैं ना बेचने के लिए, उनके पास आजकल मिल जाते हैं, उन लोग भी इसी को यूज करते हैं। ओके। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, देखो, जब भी किसी हम सॉल्यूशन के अंदर क्या मिक्स करते हैं, NVS, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हमेशा से, है ना। जब भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण जो भी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है उसी को तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके। और अगर जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान रखना, हमेशा हम लोग ट्रू होगा ये किसके लिए? बताओ। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर सॉल्यूशन है ऑलवेज लेस देन होगा। सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन करने का होगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, उसके अलावा कोई और मिक्सचर नहीं होगा। वो हमेशा लेस देन होगा किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज को अगर जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, डेल्टा टी एफ जिसको हम लोग लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट एफ जिसको हम लोग लिख रहे हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF। ओके। तो अगर जो हम लोग निकालना चाहें क्या, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? T नॉट एफ माइनस ऑफ TF, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, याद रखिएगा इसको। तो डेल्टा TF क्या हो गया? डिप्रेशन, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहें TF, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से T नॉट एफ माइनस ऑफ डेल्टा TF होगा। ओके, क्लियर है ये? तो सपोज एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पता है आपको? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो T नॉट एफ क्या हो गया? वही प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो, अगर जो प्योर सॉल्वेंट हो, है ना, या फिर वाटर एज ए सॉल्वेंट हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा TF। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ भी माइनस करोगे तो क्या आएगा? वही सेम। तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं जिसमें क्या हो, NVS,
तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे फ्रीज होना यानी जो सॉलिडिफाई होने वाला है लिक्विड, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ना कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। क्लियर ये? जब भी सॉल्यूशन फ्रीज होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज होना। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में काम आएगा। तो अगर जो फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन के हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। टेम्परेचर कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। ओके, तो मान लेते हैं इस साइड प्रेशर है और इस साइड क्या है, टेम्परेचर है। तो जो कर्व आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्योर लिक्विड के लिए हो गया। और ये हम लोग मान लेते हैं पॉइंट, सपोज क्या है, टी नॉट एफ, यानी प्योर लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वाला। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, लिक्विड, और उस पॉइंट के नीचे सॉलिड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए लाइन। अब अगर जो हम लोग बात करें, चलो इसको भी लिख देते हैं टी नॉट एफ। ठीक है, तो अब देखो, अगर जो हम लोग सॉल्यूशन के लिए कर्व बनाए तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम, यानी थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। और ये कर्व ऐसा ही सेम थोड़ा सा बनेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे टी नॉट एफ, जहाँ पे प्योर लिक्विड क्या हो रहा था, फ्रीज, उससे उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन वाले कर्व का टेम्परेचर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर जो क्या होना है, इसको फ्रीज होना है, तो सेम वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा जित जहाँ पे क्या हो रहा था, प्योर लिक्विड फ्रीज। ओके, तो अगर वो वाला टेम्परेचर देखें, तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा इसको राउंड राउंड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ग्रीन से ये जो कर देता हूँ डॉट डॉट टाइप से। ठीक है, ये लो, चलो सर्कल कर दिया ऐसा डीप। तो ये वाला पॉइंट ही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी एफ लिखते हैं। तो ये जो दोनों के बीच गैप आ रहा है ना, टी एफ और टी नॉट एफ के बीच, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ, डिफरेंस को। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये तो ग्राफ मैंने बताया, पर एनसीईआरटी में अगर जो आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले कर्व बना है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा लाइन चेंज होते हुए स्ट्रेट लाइन बना है। तो ऊपर वाला पोर्शन एक्चुअली क्या है, लिक्विड फेज है, और जो कर्व जहाँ से चेंज हुआ है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, सॉलिड का कर्व है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन का अगर जो हम लोग ग्राफ बनाए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। फिर धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वही पॉइंट पे क्या होगा, फ्रीज। ठीक है, तो ये वाला तो कर्व हमें पहले पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड बन रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, टी नॉट एफ, क्योंकि ये प्योर लिक्विड का है और ये वाला किसका है, सॉल्यूशन का। ओके, तो नीचे अगर जो देखें इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे क्या रहे, दोनों मिल रहे हैं, मिलन हो रहा है दोनों का, वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, तो ये वाला क्या हो गया, टी एफ, और टी एफ माइनस टी एफ नॉट वाला ही क्या होगा, डेल्टा टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, क्या बताओ, हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कि अगर जो ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी है सारी की सारी किसके लिए पढ़ रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या था, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, याद है ना। तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोलैलिटी आएगा। ओके, तो देखो इस चीज़ को मैंने वहाँ पे प्रूफ प्रूफ किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, वहाँ पे मैंने टाइम स्पेन भी दे दिया है, तो आप इसको एक बार देख लो इस चीज़ को कैसे ये प्रूफ होता है। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ को हम लोग अगर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, के एफ इंटू एम बन गया। ठीक है, अब ये के एफ की बात करें हम लोग, तो इसका नाम, चलो नाम से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका क्या बताओ, यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था क्या, सिंपल है, के एफ इक्वल टू क्या लिख दो बताओ, डेल्टा टी एफ अपॉन एम लिख लो, है ना। तो डेल्टा टी एफ अपॉन एम लिखोगे तो टी एफ की यूनिट क्या है, केल्विन, और एम की यूनिट क्या है, मोल्स पर केजी, है ना। तो ये केजी ऊपर चला जाएगा, तो केजी केल्विन पर मोल बन गया। ओके, क्लियर है। तो अगर जो केएफ का नाम देखें, तो एक होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हमने पढ़ा था वहाँ पे, जैसा क्या था वहाँ पे एलिवेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो तीसरा नाम इसका हो जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर जो हम लोग बात करें इस केएफ की,
तो केएफ की वहाँ वहाँ पे क्या था, केबी, तो हमने वैल्यू निकाला था। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो वहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आर, जो कि गैस कांस्टेंट, इनटू फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर। ओके, अपॉन में क्या आएगा बताओ। हाँ, 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ, वहाँ पे क्या रहता है, वेपराइजेशन पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीज, तो फ्यूजन आएगा। और ध्यान रखना, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर जो ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड आएगा। वहीं अगर जो के एफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू आर इंटू टी एफ का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, जब क्या हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी पर मोल में हो। ओके, ध्यान रखना। अब देखो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, जैसे वहाँ पे क्या था, वेपराइजेशन, तो वैसे ही इसका यूनिट क्या होगा, जूल स्टैंडर्ड है ना, एसआई में लिखेंगे, कैलोरी। ओके, क्लियर है, ध्यान रखना है इसको। और डेल्टा एच फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर जो अब हम लोग देखें नेक्स्ट चीज़, तो इसको याद रखना, चलो ऐसा एक एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्योर सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करते हैं, एनवीएस, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है, ये तो पता है। तो सपोज हमारे पास प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, इसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दें, ठीक है, क्या इथिलीन ग्लाइकोल वहाँ पे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, -15 डिग्री सेल्सियस, है ना, अमाउंट पे डिपेंड करता है, तक डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो अगर हम लोग क्या करें, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करें, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, कार्बन, कंटिन्यूअस कार्बन, यानी 1 2 कार्बन पे क्या हो, ओ एच जुड़ा हो, ठीक है। तो अगर जो ऐड करें हम लोग वाटर में, और इसको ऐड करें कहाँ पे, मतलब व्हीकल में ऐड करते हैं ना, पानी डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अगर जो ठंडे प्रदेश में जाएँ तो वाटर वहाँ पे क्या होगा, फ्रीज होने लगेगा, क्रिस्टलाइज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वाटर क्या होता है, क्रिस्टलाइज होने के बाद एक्सपेंड करता है, ठीक है। और अगर जो सपोज हमारे पास कोई बोतल है, तो बोतल में अगर जो हमने पानी भर के रखा एकदम फुल ठसाठस बोलो या लबालब एकदम गले तक, तो एक्सपेंड होने से बोतल क्या हो सकता है, हमारा फट सकता है। इसीलिए घर में बोला जाता है क्या, बोतल को थोड़ा खाली करके भरो। ठीक वैसा ही क्या होता है, गाड़ी के कार्बोरेटर में जब हम लोग पानी भरते हैं, वहाँ पे उसको ठंडा रखने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट -15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और ठंडे प्रदेश में भी क्या होगा, हमारा व्हीकल आसानी से चलेगा। ओके, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, के एफ इंटू एम, और एम क्या होता है, मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट करने का मतलब यहाँ पे एनवीएस है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखते हैं हम लोग, केजी में। अब देखो ध्यान रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग हमेशा से इस पूरे चैप्टर में W2 लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ भी W2 लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 लिखेंगे, ठीक है। और इंटू W1 कहने का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। जनरली ये किस में दिया रहेगा, ग्राम में, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ग्राम में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 kg, मतलब 1000 ग्राम पर केजी से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या बन गया, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, बस उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया है, और कुछ नहीं। ओके, हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख देंगे, के एफ इंटू W2 इंटू 1000, और अपॉन में क्या आ जाएगा, हाँ, डेल्टा टी एफ इंटू W1। ओके, तो क्लियर होगा आई थिंक। तो ये बस फॉर्मूला है सिंपल सा, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। ओके।